हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम पांडे है। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग स्लिप रिंग और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़े थे, मैकेनिज्म को समझे थे। बेसिकली अब हम उसके थोड़े स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का दिख रहा है। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये रोटर कोर है। क्या है? रोटर कोर इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटर कोर। मतलब ये आयरन का पूरा मटेरियल बना है। इस मटेरियल में क्या किया गया है? वाइंडिंग किया गया है। और इस वाइंडिंग को यहाँ पे जो रिंग दिख रहे हैं ना, ये गोले गोले 3 रिंग दिख रहे हैं आपको। 3 रिंग दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये गोले गोले जो 3 रिंग दिख रहे हैं वो तीनों रिंग को क्या बोलते हैं? इसी को स्लिप रिंग बोलते हैं। यहाँ पे जो वाइंडिंग किए हुए हैं 3 फेज़ वाइंडिंग, इसमें जो 3 फेज़ वाइंडिंग है उसका कनेक्शन इसी में कर देते हैं। ठीक, अंदर ही अंदर से कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन करने के बाद भाई स्लिप रिंग अगर ये घूमेगा भी तो इसके साथ ये स्लिप रिंग ये भी घूमेगा। ये अगर घूम भी रहा है तो स्लिप रिंग भी इसी के साथ ऐसे घूमेगा। और इसके ऊपर ब्रश अगर लगा देंगे तो ब्रश का कॉन्टैक्ट हमेशा बना रहेगा। तो सारे ब्रशेस का कॉन्टैक्ट बना रहता है। और बाहर से हम लोग अगर चाहें तो इसमें रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं या कुछ भी इसमें सप्लाई दे सकते हैं। तो स्लिप रिंग का मैकेनिज्म ये है। ठीक, देखो स्लिप रिंग में रोटर कोर है, इसमें वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग में से जो कनेक्शन होता है वो 3 फेज़ वाइंडिंग लगा हुआ है इसमें। ये 3 फेज़ का कनेक्शन यहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग में दे देते हैं। स्लिप रिंग रिंग्स के फॉर्म में यहाँ लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट देख लो स्क्विरल केज। स्क्विरल केज इस तरीके का रोटर होता है। इसमें कोई भी बाहर से सप्लाई देने की कंडीशन नहीं होती है। इसमें स्लिप रिंग नहीं, इसमें इंड रिंग लगे होते हैं। जो इंड में लगे हुए हैं ये रिंग, इसे इंड रिंग बोलते हैं। ये क्या है? इंड रिंग होता है। इसमें स्लिप रिंग नहीं लगा होता है। इसमें कोई कंडक्टर नहीं लगा होता है, कंडक्टर का बार लगा होता है, मोटा मोटा कंडक्टर का बार। और स्लिप रिंग के द्वारा इंड रिंग के द्वारा इसमें इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ढेरों सारे देखो कंडक्टर के बार लगे हुए हैं और स्लिप रिंग के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब ये भी एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर रहा है। देखो ये शॉर्ट सर्किट, यहाँ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये भी इंड रिंग भी क्या होता है? मेटल का ही होता है। ये कंडक्टर शॉर्ट सर्किट क्रिएट करेगा। जब फ्लक्स यहाँ पे जाएगा, कट करेगा, तो यहाँ ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, लेंज लो लगेगा और ये भी मूव करेगा मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ पे बाहर से कोई भी कनेक्शन देने की का कोई भी इसमें फैसिलिटी नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट मोटर को देखते हैं, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर एक स्पेशल टाइप का मोटर होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि इसमें एसी जो सप्लाई होता है वो एसी सप्लाई किसको देते हैं? स्टेटर को देते हैं। और ये एसी सप्लाई जो होता है वो 3 फेज़ एसी सप्लाई होता है। क्या होता है बेटा? 3 फेज़ एसी सप्लाई होता है। अब ये 3 फेज़ एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर पे, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और रोटर में डीसी सप्लाई देते हैं। देखो इस केस में रोटर में डीसी सप्लाई दे रहे हैं। इंडक्शन मोटर में जो रोटर था उसमें कोई सप्लाई नहीं दे रहे थे, बस कंडक्टर लगा रहे थे, शॉर्ट सर्किट कर दे रहे थे स्लिप रिंग से या तो इंड रिंग से। इसमें क्या करेंगे? इसमें जो लगा होगा, जो मैकेनिज्म लगा हुआ है रोटर में, वो क्या होगा? उसमें डीसी सप्लाई देंगे। मतलब उस डीसी सप्लाई देने को दूसरे शब्दों में बोलते हैं एक्साइट करना। क्या बोलते हैं? एक्साइट करना। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि रोटर को एक्साइट करेंगे। जब बोलूँगा एक्साइट करेंगे, इसका मतलब आप समझ लेना कि हाँ डीसी सप्लाई दिया जा रहा है। तो रोटर को डीसी सप्लाई देंगे। तो डीसी सप्लाई जब दे देंगे तो उसमें क्या होगा? नॉर्थ और साउथ पोल बनने लगेगा रोटर में। और रोटर में नॉर्थ साउथ पोल बनेगा तो वो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मैग्नेटिक लॉकिंग करेगा, लॉक हो जाएगा और लॉक करके घूमने लगेगा। अब समझ लो इस चीज़ को, क्या मैं कह रहा था। मान लो ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टेटर है। इसमें 3 फेज़ सप्लाई दिए, 3 फेज़ वाइंडिंग है। सिंपल जो इंडक्शन मोटर में स्टेटर में होता था वही यहाँ होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज़ वाइंडिंग की वजह से यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट करने लगा। बीच में लगा हुआ है हमारा स्टेटर। क्या लगा हुआ है? स्टेटर। स्टेटर पे हम ऐसे वाइंडिंग देंगे। ठीक, वाइंडिंग देने के बाद यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे। प्लस माइनस डीसी सप्लाई देने पे यहाँ पे कांस्टेंट पोल बन जाएगा एन और एस। क्योंकि डीसी सप्लाई है तो एन एस क्या होगा? कांस्टेंट बनेगा। इधर एन ही हमेशा बनेगा, इधर एस ही बनेगा। अगर एसी सप्लाई यहाँ दे दे तो एन एस अल्टरनेटिंग बनता है। कभी एन यहाँ बनता है, एस बनता है, कभी एन यहाँ बनता है, एस बनता है। लेकिन ये डीसी सप्लाई देने की वजह से एन एस कॉन्स्टेंट यहाँ पे पोल ऐसे बनेगा। अब देखो क्या होगा। जब यहाँ पे एन एस बन रहा है कांस्टेंट पोल और यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो कभी तो ऐसी कंडीशन आएगी कि यहाँ पे एस वाला पोल दिखेगा इसको और यहाँ पे एन वाला पोल दिखेगा रोटेटिंग वाला स्टेटर का। कभी ऐसा भी तो कंडीशन आएगा कि जब यहाँ पे एस पोल दिखेगा, यहाँ पे एन पोल दिखेगा। तो जब यहाँ नॉर्थ पोल ऑलरेडी फिक्स्ड है और यहाँ पे रोटेटिंग करते करते यहाँ पे एस पोल दिखेगा इसको, तो एन और एस में क्या हो जाएगा? लॉकिंग अट्रैक्शन की वजह से। यहाँ भी अट्रैक्शन की वजह से लॉकिंग हो जाएगा और यह क्या करने लगेगा? इसी डायरेक्शन में सेम इसी स्पीड से घूमने लगेगा। तो जब ये अट्रैक्शन होता है, इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉकिंग बोलते हैं। और जब इसी स्पीड से घूमने लगेगा तो किसके वजह से घूमने लगेगा? इस मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से ये घूमने लगता है। यही वर्किंग मैकेनिज्म है हमारे सिंक्रोनस मोटर का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा दक्ष मोटर, एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स। क्या है ये एनर्जी एफिशिएंट मोटर? देखते हैं। ऊर्जा दक्ष मोटर ऐसे मोटर्स होते हैं जिनमें विशेष रूप से डिजाइन में सुधार करके मोटर्स की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाया गया होता है।
आंतरिक सुधार करके मोटर्स हानियों को भी कम कर सकते हैं। मतलब अंदर से भाई एल्युमिनियम अगर यूज कर रहे हो तो कॉपर यूज करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें लॉसेस कम होंगे। तो इस तरीके से अंदर से मैन्युफैक्चरिंग को सुधार कर आप उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। आयरन कोर की जगह पर लो लॉस सिलिकॉन स्टील यूज कर सकते हो। जो देखो आयरन की जगह पर अगर सिलिकॉन स्टील यूज करोगे तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है सिलिकॉन स्टील की कि ये हिस्टेरेसिस लॉस इसमें नहीं होता है। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टोर करके रखने की क्षमता होती है इसमें बहुत कम होती है, स्टोर करके नहीं रखता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मोटे तारों को प्रयोग करके प्रतिरोध कम हो जाता है और आई स्क्वायर आर हानियों के कारण हो रही उसमें हानियाँ कम होती हैं। चलो ये तो पता है कि आर अगर कम होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस कम होंगे, लेकिन कैसे मोटा तार यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो आप लोग ये पढ़े होंगे कि आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन में ए, जहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, रो स्पेसिफिक रजिस्टिविटी है, एल तार का लेंथ, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अगर ये तार है तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है इसे ही ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एल ये लेंथ है। ठीक है, रो इस पदार्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, जिस पदार्थ का उसके हिसाब से इसका स्पेसिफिक रजिस्टिविटी है। तो इस रिलेशन के हिसाब से अगर ए ये क्या होगा बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा घटेगा। सिंपल सा दिख रहा है, ध्यान दो। ये ए अगर बढ़ेगा, एरिया ये बढ़ेगा, ये एरिया बढ़ रहा है इस कंडक्टर में, तो क्या होगा ये रेजिस्टेंस घटेगा। और रेजिस्टेंस जब घटेगा बेटा तो आई स्क्वायर आर भी घटेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, स्टेटर और रोटर के बीच वायु अंतराल को कम करके दक्षता बढ़ाई जा सकती है। अब देखो मान लो ये स्टेटर है, ये बीच में रोटर है। अगर यहाँ पे वायु अंतराल ज़्यादा होगा तो जो यहाँ फ्लक्स बन रहा है हो सकता है पूरा का पूरा फ्लक्स इसको लिंक ना करे, क्योंकि वायु का अंतराल ज़्यादा है ना, तो फ्लक्स को ज़्यादा दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, लॉस ज़्यादा होगा। अगर हम ये काम करें कि जो स्टेटर बना रहे हैं और जो रोटर बना रहे हैं इसके बीच में जो ये गैप है इसको कम करें, तो जितना फ्लक्स बनेगा मैक्सिमम फ्लक्स इसको लिंक करेगा ना रोटर को। जो रोटर को लिंक करेगा तो फ्लक्स कट करने के कारण जो मैकेनिज्म चल रहा है, जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है उसके वजह से रोटेशन भी तो अच्छा मिलेगा हमको, और जो एयर है इस एयर में लॉस नहीं होगा ज़्यादा फ्लक्स का। तो हम अगर रोटर और स्टेटर के बीच में वायु का अंतराल कम कर दे तो इससे भी हम दक्षता बढ़ा सकते हैं मोटर की। अब देखो रोटर में एल्यूमिनियम यूज करके हानियाँ ज़्यादा होती हैं और तांबे का प्रयोग करके दक्षता बढ़ा सकते हैं, ये मैंने पहले ही समझाया आपको। ऊर्जा दक्ष मोटर्स को प्रयोग करके लोड अनुप्रयोग में बड़े लाभ होते हैं। मतलब अगर आप एनर्जी एफिशिएंट मोटर को यूज कर रहे हो तो छोटी सी जो बचत है वो भी बड़े अनुप्रयोगों में बहुत बड़े बचत के रूप में बदलता है। समझ में आया? मतलब अगर छोटे मोटर को यूज करोगे तो उससे कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े मोटर्स यूज होते हैं, वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट मोटर को यूज करने पे बहुत ज़्यादा दक्षता उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है ये ग्राफ दिखा रहे हैं हम लोग, ये नॉर्मल जो ये दिख रहा है यहाँ पे, इस ग्राफ में ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए इस ग्राफ को ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो दिख रहा है ये नॉर्मल मोटर का ये ग्राफ है और ये एनर्जी एफिशिएंट मोटर का ग्राफ है। जो वाई एक्सिस है ये दक्षता एफिशिएंसी दिखा रही है और ये लोडिंग को दिखा रही है कि कितना लोड इस पर बढ़ रहा है मोटर पे। तो जो नॉर्मल मोटर होता है इसकी एफिशिएंसी मान चलो 75% है, और एनर्जी एफिशिएंट मोटर मतलब जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में सुधार करके मोटर बनाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी 80% तक हमको मिल सकती है। समझ में आ रहा है? इसको आप लोग एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर के बारे में बताइए, टिप्पणी करिए, तो एक ग्राफ जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, संशोधन के फलस्वरूप ऊर्जा दक्ष मोटरों की लागत मानक मोटर की तुलना में अधिक होती है। सिंपल सी बात है, एनर्जी एफिशिएंट जो मोटर है उसमें बहुत सारी वेरिएशंस करनी पड़ती हैं, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं, तो जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर है उसका दाम भी अधिक होता है, कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ऊर्जा दक्ष मोटर के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि जो ऊर्जा दक्ष मोटर है वो लंबे समय तक चलते हैं, उसको कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। कम तापमान पर प्रयोग करने पर ऊर्जा दक्ष मोटरों में ग्रीसिंग लंबे समय तक चलता है। जो बाल और बियरिंग सिस्टम लगा होता है, मतलब यहाँ पे जो ये बाल और बियरिंग सिस्टम है जिससे फ्रिक्शन कम हो इस रोटर का, तो यहाँ पे ग्रीसिंग जो लगाओगे टेम्परेचर कम रहेगा तो पिघलेगा नहीं तो ज़्यादा समय तक ग्रीसिंग चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कम करने पर मोटर का जीवन दोगुना हो जाता है। मतलब जो मोटर से उसको हमको कम तापमान पे ही यूज करना चाहिए तो उसका लाइफ क्या होगा, ज़्यादा चलेगा। ख़राब गुणवत्ता के विद्युत सप्लाई से मोटर ख़राब हो जाते हैं, मतलब क्या करना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का सप्लाई यूज हमें करना चाहिए। गति नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें, मतलब अब ऐसा नहीं है भाई हमें कम अगर गति की आवश्यकता है तो हम उस गति को कम करके चला सकें। जब कम गति पे चलाओगे तो इनपुट भी कम दोगे ना मोटर को, कम एनर्जी भी तो दोगे ना, तो एनर्जी को कम दोगे तो जो बच रहा है एनर्जी उसको सेव कर रहे हो। और कांस्टेंट अगर कम ही नहीं कर सकते स्पीड को तो आपको मजबूरन उसी स्पीड पे चलाना पड़ेगा और एनर्जी एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा पाओगे।
अब नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, मोटर में ऊर्जा बचत के लिए सुझाव। ठीक है, क्या है, माप। जो भी मोटर आप लगा रहे हो उसमें आप पर्टिकुलर उसको मेज़र करो, उसकी एनर्जी को, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं मेज़र करोगे और कुछ उसके अंदर फॉल्ट आया तो आपको पता नहीं चलेगा। वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, बिल आपका ज़्यादा आ रहा है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, आपको मेजरमेंट न करने के कारण आप उसको पता नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे है ऊर्जा उपयोग को समझें। अब एनर्जी यूज़ को आपको समझना पड़ेगा कि भाई छोटा मोटर छोटे जगह यूज़ करो, बड़ा मोटर बड़े जगह यूज़ करो। अपने मन से ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी यूज़ कर रहे हो, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, इसे बंद करें। मोटर भाई जब यूज़ नहीं कर रहे तो उसको बंद कर दो। घरों में फ़ैन होता है भैया, बहुत लोग इतने आलसी होते हैं, फ़ैन चला दिए भाई बंद नहीं करेंगे, रूम खोल के चले जाते हैं, लाइट को चला दिए लाइट को बंद नहीं करेंगे, खोल के चले जाते हैं। तो इसको बंद करिए, थोड़े सिंसियर हुइए, ऐसे भी आप बहुत ज़्यादा एनर्जी को बचा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, दक्ष प्रणाली डिज़ाइन। तो जो डिज़ाइन मोटर का होना चाहिए वो एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए, और अगर डिज़ाइन अच्छे से करेंगे तो भी एफिशिएंसी हमारे मोटर की बढ़ती है। साइज मोटर सही ढंग से, साइज मोटर करेक्टली, तो मतलब किस तरीके का मोटर आप डिज़ाइन कर रहे हो, उसका स्टेटर रोटर का साइजिंग क्या है और किस एप्लीकेशन के लिए मोटर यूज़ कर रहे हो, उस तरीके से मोटर का साइज आप लोग चूज़ करो। नेक्स्ट है फिक्स्ड स्पीड बनाम वेरिएबल स्पीड। देखो, जहाँ पे फिक्स्ड स्पीड की ज़रूरत हो वहाँ पे फिक्स्ड स्पीड वाले मोटर को यूज़ करो। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर होता है, उसमें भाई स्पीड बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो कांस्टेंट स्पीड वाला मोटर वहाँ यूज़ कर सकते हो। लेकिन घरों में अगर कांस्टेंट स्पीड का मोटर फ़ैन के लिए यूज़ करोगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कम हवा चाहिए, तो मजबूरन हमको ज़्यादा हवा लेना पड़ेगा। अगर वो वेरिएबल स्पीड का मोटर नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो ज़्यादा हवा आ रहा है वो क्या लॉस के रूप में ही तो जा रहा है। अगर वेरिएबल कंट्रोल अगर वहाँ होता तो हम लोग स्पीड को कम कर पाते, और जो हमारा एनर्जी हो हमारा कम कंज्यूम होता, तो इससे हमारी एनर्जी बचती भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।